हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह अगेन इन फ्रंट ऑफ यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सेट 4 डिस्कस कर रही हूँ। वीडियो प्रीमियर है आपकी, रिकॉर्डेड है। कमेंट जो भी आप मुझे करेंगे वो मुझे इस वक्त जो है लाइव सेशन नहीं है तो मैं देख नहीं पा रही हूँ, पर जैसे ही कल से हम लाइव मिलेंगे यानी 11 अक्टूबर से हम लाइव रहेंगे उसी अपने टाइम पे 11 बजे जैसे आज लाइव है, तो सारे सवालों को आपको लूंगी और सारे जितने भी आपके डाउट्स हैं उसको भी सॉल्व करूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेट 4 है प्रीवियस ईयर पेपर का। देखिए कितना प्रोग्रेस आपका बदला है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं क्लास बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए क्या है आपके लिए खास प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस में। तो पहले तो लर्निंग प्लेटफॉर्म है आपका, बता दूं अनअकैडमी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन एजुकेशन का। बेस्ट एजुकेशन आपको यहाँ पर दी जा रही है। साथ में यहाँ पर बात करूँ परफेक्शन, यानी आपको ध्यान में रखकर अनअकैडमी हर तरह के कोर्स को फ्रेम कर रहा है। ठीक है, और हर वेडनेसडे को यहाँ पर नए नए कोर्सेज यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं। कोड है ये मेरा SRS10 का, अप्लाई कर लीजिए इसको। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एप्लीकेबल हूँ। टेलीग्राम चैनल है मेरा सोनिया सिंह UGC नेट अंडरस्कोर अनअकैडमी। मैप्स हिस्ट्री के पेपर 1 की PDF, पेपर 2 की PDF, करंट अफेयर की PDF सब कुछ मिलेगा आपको यहीं पर। तो ज्वाइन कर लीजिए इसको बिना देरी किए हुए। पेपर 1 जनरल टू ऑल है, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। और हिस्ट्री जो है आपका सब्जेक्ट है, 11 बजे सुबह मैं ले रही हूँ और पेपर 1 7:30 बजे। ठीक है, आइकॉनिक प्लस की बात करूँ तो ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स तो है ही। स्ट्रक्चर प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए। तो आइकॉनिक और प्लस दोनों आपको बेनिफिट दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल कोचिंग आपको मिल रही है। आइकॉनिक वाले पार्ट में आपको स्टडी मटेरियल्स दिए जा रहे हैं। SOPs की बात की जाए, आपका पर्सनालिटी के ऊपर पूरा काम किया जाएगा, डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। SRS10 की बात करूँ तो दोनों पे एप्लीकेबल है, पेपर 1 के ऊपर भी पेपर 2 के ऊपर भी। ठीक है, और महज 750 रुपये अभी भी खर्च करके आप पेपर को तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। महज 10 दिन ही है एग्जाम में, पर मान के चलें कि काफी आपके लिए जरूरी रहेंगे। SRS10 आइकॉनिक की बात की जाए तो काफी खास है आप लोगों के लिए। पेपर 1 की भी बात की जाए, पेपर 2 की भी बात की जाए, और लाइव टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को, तो आप देख पाएंगे। और प्राइस हाई कलर चल रहा है यहाँ पर। और प्लस के बैच पर बहुत सारे लर्नर्स वेट कर रहे हैं। बेहतर कोर्सेज का तो लॉन्च हो चुके, ज्वाइन कर लीजिए। 4 अक्टूबर से शिफ्ट हो गया है ये 11 अक्टूबर को। ठीक है, अपने प्रोग्रेस को चेक कीजिए। अच्छे रिवॉर्ड के साथ 8 बजे की क्लास रहेगी। कोई इनअप्रोप्रिएट वीडियो देखते हैं जो अप टू द मार्क नहीं है तो हम बताएं हमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फीडबैक दें। फ्री ऑफ कॉस्ट है स्पेशल क्लास, फॉलो कर लीजिए क्लासेस को, मेरे रिकॉर्डेड को भी साथ में पेड को भी, काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और यहाँ पर बात करूँ कि अपकमिंग सेशंस में क्या है, तो मॉडर्न इंडिया के ऊपर फोकस कर रही हूँ, पेपर 1 के ऊपर। देखें इसको रिकॉर्डेड में भी और साथ में आपका जो दूसरा क्लास है। रिकॉर्डेड सेशंस की बात की जाए तो बहुत कुछ है आपके लिए। इतना ही देख लें आप, JRF बड़े आराम से आपका निकल रहा है। इस सीरीज से कोई भी टॉपिक आपका बाहर नहीं जा रहा है, सवाल बाहर नहीं जा रहा है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात करते हैं। देखिए, एक तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन सॉल्व होती है, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो रही है, और एनटी का जो पर्सपेक्टिव है ना पेपर को सॉल्व करवाने का, उसको आप देख पा रहे हैं। पास्ट ईयर पेपर्स कैसे हैं आपके, उसको आप देखिए। मैंने पहले भी कहा कि 70% का वेटेज जो है आपका प्रीवियस ईयर पेपर से आ रहा है। 10 दिन तो है एग्जाम में आपके। जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है और पेपर में ब्लाइंडली अपियर होने जा रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लीजिए, पेपर 1 पेपर 2 को। ठीक है, आपका बड़े आराम से नेट निकल ही जाएगा, डिटर्मिनेशन के साथ, बहुत आराम से। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत कुछ कहते हैं, इट्स अ सोल मैं बोलूँ किसी भी कंपटीशन का। अगर ये देख कर नहीं जा रहे हैं तो आप बिल्कुल वैसा ही है कि नदी की गहराई नहीं पता पर कूदने जा रहे हैं, डूबने का खतरा बना रहेगा अगर आप उसको चेक नहीं करेंगे कि भाई गहराई है कितनी। तो प्रैक्टिकल बात है ना। तो जैसे रिसर्च में काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी तो वही होगी ना जहाँ पे क्वालिटी ज़्यादा होगी, तो क्वालिटी है इसमें, तो उसको देखिए। सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें। अब 10 दिन बचे ना एग्जाम में, तो छोड़ दे जो वीक सेक्शन है आपके, फोकस कीजिए प्रैक्टिस के ऊपर। नंबर कम आधे आने दीजिए, आपका काम प्रैक्टिस करते रहना है। कभी तो होगा ना, आज नहीं 2 दिन बाद, कि भाई आप बेहतर कर पा रहे होंगे। तो मोटिवेट रहें बस इस उम्मीद में कि कभी ना कभी तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी ही। स्टार्ट करते हैं 46 क्वेश्चन के साथ। देखिए स्क्रीन के ऊपर है आपका, देखिए
46 क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि भाई बताएं कि राष्ट्र राज्य क्या होने के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त नहीं है, नॉट अ पार्ट है इसका, नेशन स्टेट का, राइट, नॉट अ पार्ट, फाइन। तो क्या है इसका सही जवाब? एक राष्ट्र अब देखो, एक राष्ट्र अथवा करीबी राष्ट्र संबंधित राष्ट्रों के लिए एक सरकार का राज्य के रूप में गठन, ये अंकुश को जो काफी ज्यादा डिबेटेबल लगा, प्रदीप ने भी कहा कि डिबेटेबल इशू है मैम, इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी, तो मैंने डिस्कस भी किया था इसको पहले भी आपसे। राष्ट्र क्या है? करीबी, जो भारत है वो करीबी राष्ट्रों का ही तो पार्ट है ना एक। और क्षेत्र क्या है? राष्ट्रीय सीमाओं में निर्धारित हो रहा है। अब बाउंड्री है ना भारत की, कोई ना कोई तो बाउंड्री है कि यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है। रीति रिवाज क्या है? राष्ट्रीय रीति रिवाज, आपका कल्चर, फूड, पहनावा, फेस्टिवल, ठीक है। फिर कहते हैं कि एक राष्ट्र राज्य की अभिव्यक्ति है, यानी राष्ट्र जो है राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है या राज्य राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, जरा सोचिए 10 सेकेंड इसके ऊपर, ठीक है। तो 46 का जवाब क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर। कमेंट अभी भी अगर डाउट है तो कमेंट में बताएं, आई विल श्योरली गिव द आंसर। 47 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से पुरुष एवं स्त्रियों को पूर्ण समानता की गारंटी देते हैं? यानी आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है, अमेंडमेंट है, आर्टिकल है, सॉरी आर्टिकल है, जो आपको यहाँ पे गारंटी दे रहा है कंप्लीट इक्वालिटी का, किसमें? मेन का और साथ में वुमेन का, महिला और साथ में पुरुष दोनों का, ठीक है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब है आपका डी। डी क्या कह रहा है? 49 और 50। काफियों ने यहाँ पर, मुझे उम्मीद है कि 14-15 को टिक किया होगा, और ये रिलीजियस बेसिस पे आपको इक्वालिटी देता है, और ये कैसे दे रहा है आपको? कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, ध्यान रहे इस चीज का। 48 क्या कह रहे हैं? 48 कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता जो है होने के कारण वह राष्ट्र के समक्ष सांप्रदायिकता के खतरे को साफ साफ समझ रहा है। जो अक्सर कहा करता था कि सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म जो है उतना ही बड़ा शत्रु है जितना बड़ा उपनिवेशवाद, जो हम कॉलोनियल सरकार की बात करते हैं। तो कौन कहेगा इसको? जाहिर सी बात है भगत सिंह कहेंगे। जस्ट अ मिनट, हाँ भगत सिंह कहेंगे, ठीक है। तो भगत सिंह क्यों कह रहे हैं? ठीक है, तो इनकी किताब है एमेथिस्ट, काफी अच्छी किताब है, पढ़नी चाहिए आप लोगों को। तो अब समझ पाए होंगे कि सांप्रदायिकता, भाई हिंदू मुसलमान को लड़वा कर अगर आप अपने देश में दुश्मन खड़ा कर रहे हैं या दुश्मनी को खड़ा कर रहे हैं, तो देखिए कि आपकी इक्वालिटी कहां पर जाकर स्टैंड करेगी, ठीक है। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 49 क्या कह रहा है? पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था, जरा समझे इस चीज को। डॉक्टर हृदय नाथ कुंजरू थे, शशिपाद बैनर्जी थे, इसके ऊपर सवाल 20 में आ चुका है। न्यायमूर्ति सैयद अफजल अली थे, के एम पणिकर थे, पणिकर साहब के ऊपर सवाल आ चुका है। हिस्ट्री के बड़े प्रोमिनेंट पर्सन हैं, हम सभी जानते हैं, इतिहास के विद्यार्थी जो रिसर्चर बनने जा रहे हैं आगे। तो डी जो हो जाएगा आपका, शशिपाद बैनर्जी विल बी द राइट आंसर। कौन नहीं थे? सदस्य नहीं थे, बाकी सब लोग थे, ठीक है, ये ध्यान रहे। सवाल रिपीटेड है ये आपका पीवाईक्यू से। 50 क्या कह रहा है? किसने प्रत्यक्षवाद शब्द को गढ़ा? पॉजिटिविस्ट फिलोसफी की बात हो रही है ना यहाँ पर, देखिए। ब्रांके साहब क्या कहते हैं, थॉमस बकल क्या कहते हैं, ऑगस्टस कॉम्टे का पता ही है हम लोगों को, और जो न्यूम्बर है वो क्या कहते हैं। तो प्रत्यक्षवाद शब्द को गढ़ा, वो कौन थे उसके बारे में बात हो रही है। तो प्रत्यक्षवाद क्या, पॉजिटिविज्म क्या है, बात क्या करता है ये? एक्सपेरिमेंट की। क्या बात करता है? क्वांटिटी की, ध्यान रहे, नॉट क्वालिटी। क्वालिटी की बात कहाँ होती है? पोस्ट पॉजिटिविज्म में, जो आप रिसर्च में देखते हैं। एक्सक्यूज मी। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है आपका बताता है सेल्फ इवैल्यूएशन के बारे में, और कहता है कि एक्सपेरिमेंट तो करना ही करना है, साथ में क्या करना है? नेचर को भी देखना है, खुद को भी देखना है, सेल्फ इवैल्यूएशन भी इंपॉर्टेंट है। बट पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि भाई एक्सपेरिमेंट करना इंपॉर्टेंट है, अगर एक्सपेरिमेंट करके किसी निष्कर्ष के ऊपर, फैक्ट के ऊपर पहुंच रहे हो, रिजल्ट के ऊपर पहुंच रहे हो, तभी आपका कोई भी चीज रियलिटी में माना जाएगा। एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट में आप एक फाइनल आउटपुट के ऊपर पहुंच सकते हैं, एक फाइनल आउटपुट निकाल सकते हैं, राइट। बट पॉजिटिविज्म, नॉन पॉजिटिविज्म क्या है? पोस्ट पॉजिटिविज्म ये कहता है कि भाई आप रिजल्ट के ऊपर नहीं पहुंच सकते। अब मैं बोलूँ कि आपने अपना सेल्फ इवैल्यूएशन किया है, कितना आपको आता है, तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ मैम थोड़ा सा आता, थोड़ा सा नहीं आता, हाँ 70% आता, 60% नहीं आता। बट यहाँ पर पूछूं कि आपको क्या लगता है कि आपका सेल्फ इवैल्यूएशन आपको पेपर एंटी का पास करवा देगा पॉजिटिविज्म में, तो आप कहेंगे हाँ या तो ना, दो ही ऑप्शन होंगे आपके पास।
तो दोनों में फर्क है। तो पॉजिटिविज्म क्या है, क्वांटिटी कितनी है, फैक्ट कितना है, एक्सपेरिमेंट कितना कर रहे हो, रिजल्ट कैसा आ रहा है, और रिजल्ट में स्टैटिस्टिक्स कैसा है, कितना रिजल्ट आपका लेकर बाहर आ रहा है परसेंटेज में या फिर जो आपका नंबरिंग है। बट यहाँ पे जो आपका ये तो इसकी बात कर रहे हैं, तो इसकी बात कौन कर रहा है पॉजिटिविज्म थ्योरी की, सी कर रहे हैं। सी कौन है आपका, ऑगस्ट कॉम्टे साहब। कमेंट में बताइए फादर ऑफ ऑगस्टस कॉम्टे कौन है और किसके फादर हैं, किसके पिता जाने जाते हैं ये, ठीक है। और समझ गए आप लोग। तो नॉन पॉजिटिविज्म क्या है आपका, नॉन पॉजिटिविज्म ये बताता है कि भैया जो नेचर है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा फैक्ट्स को निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि फैक्ट्स क्या है, एक तरफा नहीं है। अगर आपको उसका बैकग्राउंड ही नहीं पता है कि नेचर क्या है, अगर आपको यही नहीं पता कि बच्चे का नेचर क्या है, उसको समझ में कितना आ रहा है टेक अप्रोच, तो आप क्या फैक्ट्स निकालेंगे। काम कहाँ करने की जरूरत है, कहते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म के, ठीक है। डिटेल में नहीं जाएंगे, इट्स नॉट पार्ट ऑफ पेपर 1, पेपर 1 में हमने पढ़ा ही होगा। देखिए लेखक कौन है, इनके इतिहास की परिभाषा की बात हो रही है। तो E.H. कार साहब की बात हो रही है, एल्टन साहब है, ब्यूरी साहब है और कॉलिंगवुड है। मैं बार बार कह रही हूँ सवाल दोबारा कार के ऊपर, ब्यूरी के ऊपर और कॉलिंगवुड के ऊपर बनेगा ही बनेगा। तो कार साहब क्या कह रहे हैं, आपके मैच करना है, बताइए सही जवाब क्या होगा। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, समझा देती हूँ किसने क्या कहा है ये बता देती हूँ। संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, इतिहास विज्ञान है, न कम है न अधिक है। तो भाई संपूर्ण इतिहास क्या है, थॉट्स ही है ना आपके। अकबर का क्या विचार था, कॉम्टे साहब का क्या विचार है, ठीक है। उसके बाद आपके रांके साहब का क्या विचार है, मॉरन ने क्या सोचा, धम्म की पॉलिसी क्या कहती है, इकोनॉमी में अबुल फजल क्या कहते हैं आपके, ठीक है। इसकी बात हो रही है। तो इतिहास क्या है, साइंस है। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट फैक्ट्स ना। आप खुदाई करोगे, पोटरी निकलेगी, अगर वहां पर पोटरी की जो हमारे स्टोरेज पोर्ट्स होते हैं अगर वो निकलेगी वहां पर, तो आप चेक करोगे ना कि भाई जो विज्ञान है आपका, अगर ये इसका कारण क्या है, इसके ऊपर फैक्ट क्या है, राइट। तो ये कहते हैं कि ना साइंस कम है ना ज्यादा है हिस्ट्री से। तीसरा कहता है कि इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है। अब मैं, आप अगर इतिहासकार स्कॉलर हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं मेरे साथ, आप कुछ लिख रहे हो, राइट। तो आप कुछ लिखोगे तो वो आपकी फिलॉसफी है ना, वही तो आपका इतिहास है। क्यों, क्योंकि आपने एक परसेप्शन डेवलप किया है कि मैं 1526 की लड़ाई को, वॉर बैटल को ऐसे लिखूंगा, या 1857 के का जो फर्स्ट म्यूटिनी हुआ था हमारा, हमें इसको ऐसे लिखूंगा। तो इतिहास, इतिहासकार और उसके तथ्यों के बीच चलने वाला अंतहीन संवाद है। अब इसको कौन कह रहा है, देखिए। अब इतिहास क्या है, जो हिस्ट्री आपके सामने, मान लो आप 1857 के ऊपर काम कर रहे हो, इतिहासकार कौन है, मैं हूँ। तथ्य कौन है, जो तथ्य मैं इकट्ठा कर रही हूँ, सैंपल डेटा कलेक्ट कर रही हूँ। तो अंतहीन संवाद है, डिबेट हो रहा, आपस में चलते बातचीत होती रहती है। बातचीत क्या है, जस्टिफाई तो करे ना कि भैया अगर 1857 में म्यूटनी हुआ था आपका बैटल, ठीक है, तो जरा बताएं तो सही कि कारण क्या थे उसके, कहाँ कहाँ पर हुआ था, संबलपुर, नागपुर, झांसी, था ही, राइट। सतारा की बात करें, सबसे पहले आगे आया था लड़ने के लिए, तो कहते हैं कि हाँ ये जगहें थी, तो फैक्ट तो है ना आपके पास। तो मैच तो करेंगे ना चीजें कि झांसी की रानी यहाँ से थी, क्यों हारी, क्यों जीती, क्या कारण था, तो ये देखना पड़ेगा। सही जवाब आपका क्या है, सी विल बी द राइट आंसर। सी क्या कह रहा है, यहाँ पे ए का क्या है 4, बी का 3 है, सी का क्या है 2, डी का क्या है 1। तो डी क्या है, ये कार साहब क्या कह रहे हैं कि इतिहास क्या है, न कम है न ज्यादा, इट्स अ डिस्कशन बिटवीन द फैक्ट्स एंड द हिस्ट्री एंड द हिस्टोरियंस, राइट। इंपॉर्टेंट है। हिस्टोग्राफी की क्लास में ले चुकी हूँ, स्पेशल क्लास में प्लस के बैच पे दोनों अवेलेबल है, देखिए जाके उसको। देखिए अगला सवाल है, वीरभानपुर, लोटेश्वर, पैसारा, सरायनहार, ठीक है। सरायनहार अच्छा सवाल बन चुका है आजकल, पश्चिमी बंगाल की बात की जाए तो सवाल मैक्सिमम यहाँ से आते भी हैं आपके। तो आपका है यहाँ पर मिडल पैलेलिथिक पार्ट की बात की जा रही है, स्थानों के बारे में बताना है आपको। तो देखिए सही जवाब आपका क्या है, डी कह रहे हैं सही होगा। तो डी क्या है, ए का क्या है 4, बी का क्या है 2, सी का क्या है 1, डी का क्या है 3। ध्यान रखें इस चीज का। ए का क्या है, यहाँ पे हो जाएगा वेस्ट बंगाल। लोटेश्वर का क्या है, गुजरात। पैसारा कहाँ पे है, बिहार में। सरायनहर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो सरायनहर इंपॉर्टेंट है, सवाल हमेशा बन रहे हैं इसके ऊपर, ध्यान रखें इस चीज का। सवाल ये आया है 2017 में आपका, डी विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर 3 कह रहा है आपका कि भाई द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हंटिंग एंड फूड गैदरिंग टू एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट हैज बीन फाउंड एट, क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट यानी शिकार करना,
खाना इकट्ठा करना की अवस्था से पशुपालन एवं कृषि की अवस्था में परिवर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? अंजीरा से, किले गुल मोहम्मद से, दंपत सदाव से, मेहरगढ़ से। कमेंट में आप मुझे बताइए जो किले गुल मोहम्मद है और आपका मेहरगढ़ है, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या मिला है, बताएंगे आप मुझे। सही जवाब क्या है आपका? डी। डी क्या कह रहा है? मेहरगढ़। तो कहाँ पर मिले? भोजन संग्रह के, ठीक है, यहाँ पर मिले हैं चीजें आपको। मेहरगढ़ कहाँ का पार्ट है? हड़प्पन वाला पार्ट आपका ये है, आपका अर्ली वाला, प्री मेच्योर और लेटर। तो मेहरगढ़ किसका पार्ट है? अर्ली वाले का, क्योंकि मिट्टी के घर मिले हैं यहाँ पर। मेच्योर में क्या मिले हैं आपके? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, यहाँ से क्या मिले हैं? पके हुए ईंटों के मकान मिले हैं। मेहरगढ़ क्यों मिला अर्ली वाले में? क्योंकि कच्ची मिट्टी के मकान मिले हैं। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन सिविलाइजेशन अभी क्या हुई थी? स्टार्ट हुई थी। पर पीक कहाँ देखने को मिलता है? मेच्योर वाले पार्ट में। लेटर में क्या है? डिक्लाइन। 4 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 4 कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण तुर्कमेनिस्तान के साथ गहरा व्यापारिक संबंध था। हड़प्पा को देख पा रहे हैं, इजिप्ट को देख लें आप। हड़प्पा के प्रभाव से उत्पादित सामग्री किश, उर, निपुर आदि से प्राप्त हुई है। इसमें आपको लगेगा थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन के सवाल गलत दिया हुआ है, जवाब भी गलत है, पर इसका जवाब मैं कल दूंगी आपको लाइव सेशन में। इसको देखिए, अब सवाल का जवाब बताइए क्या है। इसका जवाब हो जाएगा आपका बी सही है, कि दोनों सही हैं पर व्याख्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सवाल नंबर आपका 5 है, धातु की खोज मानवीय इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना थी। धातु क्या बात है यहाँ पर? धातु को बोल रहे हैं कि कॉपर जो है आपका, उसकी बात कर रहे हैं। सर्वाधिक तांबा देने वाली खाने भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो आपका जो खेतड़ी जगह है राजस्थान में, वहां से आता है, ठीक है। तो राजस्थान हो गया। 3 को देखिए कहाँ पे? 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी, तो इसको एलिमिनेट कर देते हैं, केवल 1, ठीक है। तमिलनाडु से गोल्ड आता है, तो 4 हो नहीं सकता, ठीक है, तो इसको एलिमिनेट कर दिया। देखिए सही जवाब क्या है? सी क्या है आपका? सही जवाब है। तमिलनाडु से जो कोलार की खाने हैं, वहां से आपका सोना आता है। राजस्थान की खेतड़ी से आपका यहाँ पर क्या आता है? तांबा आता है। तो ध्यान रखिए इस चीज का, ओके। तो ये सवाल अच्छा सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन है, खासकर राजस्थान, अफगानिस्तान जहाँ से स्टोन्स आते हैं, आपके ध्यान रखिए इस चीज का। तो सी विल बी द राइट आंसर। 6 क्या कह रहा है सवाल? ऋग्वेद से सवाल आपका आया है, अर्ली वैदिक फेज से 1500 से लेके 1000 BC तक का जो टाइम है आपका। तो अग्नि, इंद्र, मरुत और यहाँ पर दयासु है। दयासु कौन है? ये वही दास है, दस्तियों की जो हम बात करते हैं। याद आ रहा है अर्ली वैदिक फेज में कुछ कुछ आपको? कुरु, यदु की बात होती है, जो कुरु बनते हैं बाद में, हस्तिनापुर यहाँ पे बात होती है, राइट। ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आह्वान किया गया है? तो अग्नि कौन है? आग। इंद्र कौन है? वर्षा। दस्यु कौन है? और मरुत कौन है? देखिए, तो सही जवाब आपका क्या है? बी। बी जो है आपका दस्यु विल बी द राइट आंसर। दस्यु को बताइए क्यों यहाँ पे भयावह देवता के रूप में जाना गया, ये बताइए मुझे। और लेटर वैदिक फेज में इंद्र, अग्नि, मरुद और धौस किसमें कन्वर्ट हो गए थे? त्रिमूर्ति। हिंट कर दिया मैंने, अब बता दीजिए मुझे सही जवाब कमेंट बॉक्स में। 7 देखिए, किस ग्रंथ से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक सभा और समिति दो भिन्न संस्थाएं हैं? बहुत बार मैंने बताया है, बहुत बार पूछा भी है, राइट। अथर्ववेद सही जवाब है इसका। मैं एक्सपेक्टेशन कर नहीं रही कि आप गलत जवाब देंगे इसका, राइट। अब सभा समिति क्यों है भाई? देखो, तो सही जवाब क्या है आपका? बी। ये आपका अर्ली वैदिक फेज है, ये आपका लेटर वैदिक फेज है, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है दोनों का? 1500 से लेके 600 BC तक का। 600 BC में क्या? आर्यन आया था हमारा, इसलिए सेकंड अर्बनाइजेशन, दूसरा शहरीकरण के रूप में जाना भी गया। अर्ली वैदिक में कौन थे आपका? राजा जो था वो सेंटर में तो था, पर इसको चूज कौन करता था? कबीले के लोग, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। लेटर और साथ में कौन था इनके? समिति था, सभा थी, साथ में कौन था? विधत था। प्रिस्ट कहाँ था? ब्राह्मण, राजा के बैकग्राउंड में काम करता था। यानी राजा का और ब्राह्मण का मेंडेशन नहीं था बातचीत करना कि भाई तुमने क्या करना है, जो तुमको करना है करो, हु आई एम टू इंटरफेयर इन योर पर्सनल मैटर, राइट। ये ब्राह्मण जी का अपना फिलॉसफी था। बट अदरवाइज क्या होता है यहाँ पर? अब देख पाएंगे कि इस वाले ऑप्शन में
सभा क्या है, समिति क्या है और विधत क्या है। विधत क्या है, चेक करता था राजा को कि कौन काम कर रहा है सही से कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोई आपके पास चेक करके बैठा है कि भाई देखो भाई बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, इसके नंबर कितने आ रहे हैं, कितने सवाल सॉल्व कर चुका है, अब एक बार देखेंगे, दो बार, तीन बार, चौथी बार आपको इरिटेट हो जाएंगे, हद ही हो गई है, राइट। तो सभा क्या है, समिति क्या है। सभा क्या है, इट्स लाइक अ, जो हमारी पार्लियामेंट्री की जो बॉडीज होती है ना, राज्यसभा टाइप में, वो समिति थी आपकी। कुछ आरक्षण महिलाओं को भी प्राप्त था। समिति क्या, इट्स द कॉमन पार्ट, जो लोकसभा वाला पार्ट होता है, तो हर कोई यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर सकता था। लेटर वैदिक फेज में जैसी चीजें आगे बढ़ती है, यहाँ पे सभा और समिति क्या है, खत्म हो जाती है। महिलाओं की हालत क्या है, डिक्लाइनिंग पे। टाइम कितना लगा, 2500 साल सुधरने के लिए। कब, 1828 में, 29 में क्या बना हमारा, सती प्रथा एक्ट बना, बेंटिक साहब के साथ राजा राम मोहन रॉय ने बनाया। फाइनली ये ध्यान रखिए इस चीज का। तो फाइनली राजा यहाँ पर क्या हो गया, सेंटर में हो गया। ये जो ब्राह्मण बैकेट में काम करता था, ये साथ में मिल गया, इक्वल प्लेटफॉर्म पे आ गया, ब्राह्मण भी और साथ में राजा भी। दोनों को फायदा था ना, वाइस वर्सा, काम करने के लिए। भाई आप कहीं के राजा हो तो कितने परसेंट चांसेस है कि आप ब्राह्मण को मौका नहीं दोगे अपनी ख्याति को बढ़ाने के लिए। तो राजसूय यज्ञ से लेके वाजपेयी यज्ञ तक कोई तो करवाएगा ना, अश्वमेध यज्ञ तो कोई तो करवाएगा, तो कौन करवाएगा, ब्राह्मण करवाएगा। ब्राह्मण को फायदा हो रहा है ना आपसे, क्या फायदा हो रहा है, आप उसको जमीनें दे रहे हो, राइट। तो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी की बात जहां आ जाएगी ना, तो सब कुछ अपने आप में कम दिखने लग जाता है। आठवां क्या है आपका, आजीविका संप्रदाय है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एनटी, हाथी कुंभ लेख की बात करें खास करके। तो जो आपका अनुयायी को किन नामों से जाना जाता था, तो कह रहे कौन सा है, हथपलेखन है, एक दंडिन की बात हो रही है, ते दंडिन की बात हो रही है, या फिर मांग दंडिन की बात हो रही है। तो तीन चार ऑप्शन आपको स्क्रीन के सामने देखिए क्या है। ए जो है ना आपका, एक और दो, एक और ये दो, एक दंडिका और जो हथ बलेखन विधि है, विल बी द राइट आंसर। आजीविका संप्रदाय की बात हो रही है। आजीवक क्या कहते थे, आजीवक कहते हैं कि भैया देखो जो होना है वो तो होना ही है, तो मेहनत मत करो। अब कह रहे हैं कि 10 दिन बाद तो आपका पेपर होना है। अब एनटीए पेपर दोबारा रीशेड्यूल करवाएगा कि नहीं करवाएगा, ये तो एनटीए जाने ना। बट आजीवक कौन क्या कहते हैं, आजीवक कहते हैं कि देखो जो होना है वो तो होना ही है, तो जो होने वाला है उसके लिए परेशान क्यों होना है। गेटिंग माई पॉइंट। आजीवक कह रहे हैं कि भाई देखो, तुम कितनी मेहनत भी कर लो, एनटी का पेपर जब होगा ना, तो तुमने टॉप तो करना ही करना है, तो तुम नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा। ये आजीवक कहते हैं। इज इट पॉसिबल टू डू। देखो प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ भी मत करो तो आप सब कुछ कर ले जाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल। जो कहते हैं ना कि हाँ किस्मत का खेल है, जो होना है वो तो होना ही है, कितना भी हम करते रहे मेहनत, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, लक फैक्टर कुछ नहीं होता, अगर आपका हार्डवर्क कुछ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसी कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से आजीविक संप्रदाय बहुत लंबे टाइम तक भारत में नहीं टिक पाया। फोकस कहाँ था कि सब कुछ जो चल रहा है वो तो भगवान की जो इच्छा है उसके अनुसार चल रहा है। ठीक है, इसीलिए मगध वाले पीरियड में आजीविकों का, बुद्धिज्म का, जैनिज्म का काफी हद तक कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है आपको। जहाँ पे जैनिज्म बुद्धिज्म फोकस कहाँ करते हैं, हमारे सेल्फ इवेल्युएशन और कर्मों के ऊपर। वहां आजीवक क्या कह रहे हैं कि भाई कर्म वर्म कुछ नहीं होते हैं, जो तुमने करना है करो, तुम खराब से खराब काम करो, पाप पाप पुण्य जो करना है वो करो, बट ये तय है कि तुमको 100 साल बाद, 10 साल बाद क्या बनना है, किंग बनना ही बनना है। तो कैसे पॉसिबल है, अगर आप, आपके सामने बहुत बड़ा एम है एनटीए का पेपर पास करने का, 10 दिन बचे हैं और आप बोलोगे मैडम हमसे तो हो ही नहीं रहा है, हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, पर हमसे कुछ हो नहीं रहा है, तो कैसे पॉसिबल है कि आप पेपर निकाल लोगे। एक्सेप्शन केस होगा, कोई 100 में से 4 बच्चे के जो निकाल लेते होंगे, वो भी इसलिए क्योंकि उनका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग है। तो आजीवक कहते हैं कि देखो पेपर में तो तुमने टॉप करना ही है, तुम नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, इट्स नॉट पॉसिबल, ये आजीवक कहते हैं। सवाल नंबर 9 देखिए, मैच करना है महाजनपद कैपिटल को। अस्मका, अवंती, चेदी, कंबोज, हतका, महिषामती, पोतली और साथ में यहाँ पे सुक्तिमती है। महिषामती, यहाँ पर आपको वो महिषामती नहीं है जो आप बाहुबली वाला समझ रहे हैं, ये बात यहाँ पर हो रही है अवंती की। महिषामती और उज्जैन जो उसके दो कैपिटल्स थी, जैसे आपकी कौन थी, मगध की राजगिरी और पाटलिपुत्र। अवंती का क्या है, महिषामती।
तो देखिए बी का यहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट। तो 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, बच गया आपका 1 और 4, राइट। तो 4 क्या हो जाएगा देखिए, ए विल बी द राइट आंसर। ए क्या कह रहा है, ए का यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है। ए का क्या है 3, बी का क्या है 2, सी का क्या है 4 और डी का क्या है 1। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज का, राइट। तो मगध वाली पीरियड में महाजनपद का पीरियड जो है आपका, अवंती, चेदी, कंबोज, अस्मका की बात करें, मगध की बात करें, वज्जी, अंग, कौशल, काशी, गंधार, तक्षशिला, जितने भी 16 के 16 महाजनपद है, उनके नाम और कैपिटल्स आपको याद होनी चाहिए। खास करके रिपब्लिक कौन सा है और मोनार्क कौन सा है। रिपब्लिक कौन सा होता है, जिसका सेंटर में होता है कौन, किंग। सॉरी, रिपब्लिक कौन होता है, जो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करता है। और मोनार्क कौन होता है, जो जहां पर सेंटर में किंग होता है। सवाल है आपका मॉडर्न पीरियड से। मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका लुप्त हो चुकी थी, किंतु उसके अंश किन यूनान एवं रोम के लेखकों को कृत्य में बचे हैं, ये बताना है आपको। टेसियस है, प्लिनी है, स्ट्रेबो है, डायरोसिस है। तो देखिए सही जवाब आपका क्या होगा। सी कह रहे हैं कि आपका 2, 3 और 4, ये आपका 2, ये आपका 3 और ये आपका 4 विल बी द राइट आंसर। टेसियस जो है उनका कोई लेना देना नहीं है मेगास्थनीज के साथ। किताब कौन सी थी, इंडिका। ठीक है, कब आए थे मेगास्थनीज, कब आए थे भारत में, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग मुझे, ठीक है। सी विल बी द राइट आंसर, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। सेशन रिकॉर्डेड था आपका, इसलिए कमेंट का जवाब क्लास के बाद दूंगी आप लोगों को। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारा पीडीएफ, मैप, पिक्चर्स, कार्ड सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पर, फैक्ट से लेकर अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट सब कुछ, राइट। SRS10 कोड है मेरा, 10% का डिस्काउंट है, ज्वाइन कर लीजिए इसको, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। कल मिलेंगे 11 बजे लाइव, ठीक है। तब तक तैयारी करते रहे, पढ़ाई करें। सुबह मिलते हैं 11 बजे लाइव सेशन में। सवाल पूछें, जो भी सवाल आपको पूछना है, कमेंट करना मत भूलिएगा। क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।